अच्छा, तो हम लोगों ने काफी कुछ तो पढ़ ही लिया था। प्रेम्बल का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, ये तक हम लोग खत्म कर दिया था। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ और पीसीएस 2019 प्री का सवाल कि भाई ये बताइए कि हमारे हमारे प्रियम्बल के हिसाब से कितने प्रकार के न्याय की बात बोली गई है, सर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के जस्टिस हमारे प्रियम्बल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 3 प्रकार के। 3 प्रकार सर। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, क्योंकि 2020 में सवाल आया था तो इसमें जो बाकी चीजें थी आपकी, ये न्याय और अभी जो स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समता पढ़ेंगे, उन्होंने पूछा था कि कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है। तो उन्होंने इस तरह से पूछ लिया था। एक बार सवाल इस तरह से आया हुआ है, उन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया था कि सीक्वेंस किस तरह का है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको समझना है कि अलग अलग तरीके से कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया, या तो सीक्वेंस पूछ लेंगे या कितने प्रकार के हैं ये पूछ लेंगे। अच्छा, आगे है स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी। कितने प्रकार की लिबर्टी है? सर 5 2 प्रकार। टाइप्स, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की जी। सॉरी 5 टाइप्स, 5 टाइप्स, सॉरी जी जी, कौन कौन सी है? सर थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी बता दीजिए कोई जरा। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, हाँ विचार, विचार सर, हाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये लिबर्टी है। ठीक है ना ये? अच्छा, संविधान के हिसाब से, अरे ये तो याद है ना आप लोगों को, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर ना, ये तो आपको याद ही होगा, समझ में आ रहा है ना? बाकी लोग याद है सर, है ना? यस सर, यस। सिंपल पूछेंगे, टाइप आप पूछ लेंगे 5 कितने प्रकार के हैं और सीक्वेंस पूछ लेंगे आपसे वो। ठीक है, चलिए आगे है। आगे आता है आपका कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात करते हैं। 2 प्रकार की समता, हाँ हाँ, कौन कौन सी समता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सर। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका आ गया पूरा। तो इसमें अभी हमने 4 पैराग्राफ पढ़े और 4 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में 5 थे शब्द। ठीक है, S3DR। दूसरे में न्याय के बारे में पूछा गया तो उसमें 3 प्रकार के न्याय थे। उसके बाद हमने स्वतंत्रता की बात की तो उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, और लास्ट में भी आपका जो समता थे वो 2 प्रकार के हो गए। तो ये बड़ा क्रूशियल है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में लगातार पूछे जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अब आगे है सवाल है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए। अब इसमें क्या चीज, ऐसा शब्द था जो मैंने बोला अभी, जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया? इंटीग्रिटी सर, इंटीग्रिटी अर्थात अखंडता सर, अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे मयंक? सर सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म और अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है ना, ये जोड़े गए थे। और कितने बार प्रियम्बल का हो गया है आपका अमेंडमेंट? एक बार, सिर्फ एक ही बार हुआ है। 1977 में जी। चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रियम्बल में ऐसा जरूरत क्या पड़ गई? चलिए थोड़ा सा मेंस को लेकर चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें। बहुत फैक्चुअल बहुत ज्यादा हो गया। कुछ पूछे आपसे हिंदुस्तान के बारे में कि ये ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, ये शब्द जोड़े गए, और पहले क्यों नहीं जोड़े गए थे और बाद में जोड़े क्यों गए? फैक्चुअल पढ़ाने में मजा नहीं आता है। पहले क्यों नहीं थे मूल संविधान में? ऐसा जो शब्द थे ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये शब्द पहले क्यों नहीं जोड़े गए और बाद में ऐसा क्या आफत आ गई कि जोड़ दिए गए? देखिए, जब हमारे संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी तो ये बात उठा
कि भाई समाजवादी और सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म को भी जोड़ा जाए, मतलब शब्दों को लिखा जाए। तो बहुत सारे नेताओं ने ये बोला कि ऐसा की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो डीएनए है, हम लोगों का जो स्वभाव है, वो हम लोग है ही सेकुलर। उसको कोई लिखने को कोई मतलब ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि लिखा जाए इसके लिए। तो इसके लिए बहुत लोग राजी नहीं हुए कि इसको लिखना की इतनी जरूरत है कि लिखा भी जाए इसके लिए, तो ये शब्द नहीं जोड़े गए। लेकिन जब 1975 आता है, उस समय तक देश को आजाद हुए 25-26 साल हो गए चुके थे, और उस समय नेहरू खत्म हो चुके हैं, ठीक है, नेहरू एक्सपायर कर गए, इंदिरा गांधी के पास पावर है। अब इंदिरा गांधी यहाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ ना एक किताब पढ़ लिया थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा इंडिया के बारे में, जो थोड़ा सा आपको ना 60s 50s 60s 70s का आपको थोड़ा सा माहौल दे, आपको बताए कि उस समय क्या क्या चीज रही। क्योंकि जब आप चीजें समझोगे, क्योंकि देखिए मेंस भी जो आपका ना, वो 1965 तक आपके मेंस सिलेबस का हिस्सा है। और इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है। अब जैसे इंदिरा गांधी का जुड़ा हुआ गरीबी हटाओ मूवमेंट है, इस तरह की चीजें जो है, वो सब आपको लगातार इंदिरा गांधी की पॉलिसीज के ऊपर लगातार आपको लेकर आएगी। तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, बाद में गुजराल वगैरह जो है, वो सब आपको पता होना चाहिए। एक सवाल आता है गुजराल डॉक्ट्रिन, वो क्या चीज है? पढ़ा कभी आपने, सुना है? नो सर। नहीं पढ़ा ना आपने? आईपी गुजराल, ये तो पता ना कि हमारे हाँ जी, देश के हाँ जी। प्रधानमंत्री आईपी गुजराल थे, ठीक है ना? जी जी Yes, जी। sir. तो हाँ, तो ये सवाल तो आपका यूपीएससी में आया हुआ है कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है? तो इसीलिए कह रहा थोड़ा सा, अब चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो आप लोग, हमें फैक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन थोड़ा सा चीजों को लेकर चलते हैं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाए। तो भाई ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने वॉर जीत ली। वॉर जीतने के बाद ताशकंद में उनको वो कुछ हार्ट की दिक्कत हुई और वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अब इंदिरा गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाया गया, तो कांग्रेस के जो एक वर्किंग कमेटी थी उस समय कैसे काम करती थी कि जो ओल्ड गार्ड थे, एक शब्द है ओल्ड गार्ड, यानी कि जो जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जिसमें कामराज वगैरह हुआ करते थे, साउथ के बड़े नेता थे, तमिलनाडु के सीएम रह चुके थे। उन्होंने एक सिस्टम कर रखा था कि ऐसा है कि जो मेन पावर होगी, डिसीजन मेकिंग होगी कांग्रेस की, वो पुराने लोगों के हाथ में रहेगी, और इंदिरा गांधी को एज अ पपेट, यानी कि बस चेहरे के रूप में से रखा जाएगा। और चूंकि इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थी, कोई उनका कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं था, कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं थी, तो उनको लगा कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी के अपोजिट में जो बंदा खड़ा था वो था मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई गुजरात से आते हैं, और उनका बहुत अच्छा एक वोटर का बेस था। और मोरारजी देसाई थोड़ा सा ज्यादा एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में माने जाते हैं, और संभव था कि वो अगर बनते तो कोई मतलब बात ना सुनते और कामराज वगैरह की पावर हल्की पड़ जाती। तो उन्होंने कहा था कि यार अगर ऐसे बंदे को बना देंगे जो कि हमारी बात ही नहीं सुनेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे हाथ से पावर निकल जाएगी। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को बना दिया। अब इंदिरा गांधी चुपचाप बन गई। अब इंदिरा गांधी के लिए लेट 60s में बड़ी बात प्रचलित थी, वो थी कि गूंगी गुड़िया, तो वो कुछ बोलती नहीं थी, वो खाली जो कांग्रेस के लोग जो हाई कमीशन बोलता था वही कर लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी के अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, और उन्होंने कुछ मुद्दों पर जो ओल्ड गार्ड्स थे उनको चैलेंज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब धीरे धीरे 1971 का वॉर जब हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी की जो परफॉर्मेंस रही, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान को हराया, टुकड़े किए, और युद्ध तो जीता ही, साथ में फॉरेन पॉलिसी में जो इंदिरा गांधी का रोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जिस तरह से उन्होंने रशिया, अमेरिका, यूरोप को कंट्रीज को डील किया, वो काफी ज्यादा मतलब उनको सराहा गया। अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी में कॉन्फिडेंस आया। अब इंदिरा गांधी चाहती है कि रियल पावर जो है वो मेरे हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पावर टेशन हो गया स्टार्ट कि भैया किसके पास रहेगी। इंदिरा गांधी को लगता था कि यार अगर अगर हमें सचमुच मुझे अगर पावरफुल होना है, तो मुझे मुझे अपना वोटर जो है वो मजबूत करने पड़ेंगे, वोट बैंक मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए उसने दो तीन चीजें की, जिसमें पहला चीज थी कि गरीबों को लेकर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। गरीबी हटाओ आंदोलन किसे कहते हैं हम लोग। और अगर पुराना पीसीएस आप दोगे, मेंस दोगे, पुराना पीसीएस का मेंस जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था,
उसमें ये लगातार आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में था, छठा था, पांचवा था, ये आपको याद रखना है। ये तो पता है ना पंचवर्षीय योजना क्या होती है, 5 ईयर प्लान, पता है ना आपको? जी सर जी। है ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. कहाँ से आते हैं, कहाँ से लिया गया था ये? रसिया से सर। रशिया से, यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया था कि, और क्योंकि सबसे पहले लेनिन और स्टालिन, बाद में स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना एक ऐसा कि 5 वर्ष में क्या क्या काम करेंगे, देश किस तरफ जाएगा, किस चीजों पर, कहां पर हमें फोकस ज्यादा होना है, किन सेक्टर पे फोकस ज्यादा करना है, उन्होंने काफी किया। और रशिया को देखते देखते बहुत ज्यादा उन्होंने डेवलप कंट्री बना दिया है। मतलब जो कि वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो बहुत ही गरीब कंट्री माना जाता था, लेकिन जैसे ही स्टालिन और लेनिन ने इस चीज को कराया तो काफी ज्यादा तरक्की हुई। वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आया और एक पावरफुल एक कंट्री बन के आया। तो चूंकि नेहरू और बाकी कई जो नेता थे वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत इंस्पायर थे, तो उन्होंने जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने ये 5 ईयर प्लान जो है वहां से अडॉप्ट किया। और 1951 के बाद से लगातार 5-5 साल के बाद आपको 5 ईयर प्लान देखने को मिलते हैं। अब चूंकि आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो एक सवाल लगातार आपको आएगा 5 ईयर प्लान के ऊपर, जिसमें जो 12 5 ईयर प्लान अभी तक हुए हैं वो कौन कौन से रहे, इनके किस किस नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, और किस 5 ईयर प्लान में जो टारगेट लिया गया था कि कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो सब आपको याद रखना है। अब आपको मैं पता नहीं आपके पास नोट्स है या नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा आपको अपनी तरफ से, जिसमें आपको ये मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो सर नोट्स नहीं है, एक्चुअली लेक्चर के नीचे पीडीएफ भी नहीं है, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो इकोनॉमिक्स का थोड़ा मसला है, वो भी मैं दे दूंगा, अपडेट नहीं हो पाया है, मैडम तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए दिक्कत आ रही है उनको, तो मैं भेज दूंगा। अब इंदिरा गांधी ने जब कहा कि भाई चलो हम गरीबों से अपना बेस बनाएंगे, तो उन्होंने गरीबी हटाओ आंदोलन को लेकर चले। तो अब गरीबी हटाने के लिए उन्होंने गरीबों को टारगेट करना शुरू किया, और चूंकि जो वो सोच रही थी वैसा दिखना भी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर संविधान में संशोधन होगा और सोशलिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, अगर मेरा जो सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो अगर दिखेगा भी तो भी बढ़िया रहेगा। तो इसलिए उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह से बोलकर प्रियम्बल के अंदर बदलाव करने की कोशिश की, जिसको समाजवादी सोशलिस्ट कहते हैं, वो शब्द जोड़ा गया। दूसरा, सेकुलर वर्ड को भी, क्योंकि आप जानते हो वोट की राजनीति होती है, तो अपने आप को सेकुलर और इस तरह का वोट बैंक लेने के लिए उन्होंने जो एक वोट बैंक की, जिससे कि उनकी छवि और मजबूत हो, उन्होंने ये 2 शब्द जोड़े हैं इसके लिए। ठीक है, ये इमरजेंसी के समय जोड़ा गया था, 1975-76 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने ये दिया था। तो आपको 4-5 सवाल इसमें से आएंगे कि किस कमेटी ने भाई प्रियम्बल में 3 वर्ड जो जोड़े गए वो किस कमेटी जोड़े थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये शब्द जोड़े थे ये। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछाता है कि 42वां संविधान संशोधन के पॉइंट्स लिखने हैं आपको, मतलब सिर्फ यही पूछ लेगा आपसे कि 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या पॉइंट है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को बहुत एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत चेंजेस किए हर चीज में, सेंटर स्टेट के बीच में, पार्लियामेंट और सरकार के बीच में, कोर्ट और सरकार के बीच में, कई मुद्दों पे इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उसके पास मैक्सिमम पावर रहे, उसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई ना रहे, ये बात हुई। ठीक है, तो प्रियम्बल में भी आपको दिख जाता है कि जो उस समय की अथॉरिटी थी इंदिरा गांधी के अंदर, वो शो करती है कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। चलिए, अब नीचे एक आता है कि किस तारीख को साइन किया गया, ये किस तारीख को साइन किया गया प्रियम्बल? सर 13 दिसंबर 1946 को लाया था। गलत। सर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसके दिन क्या हुआ है, साइन हुआ है। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो पहला तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा किस तारीख को किया था, 26 नवंबर को साइन किया गया। ठीक है, और किसको दिया गया, सवाल एक बार पूछा ये गया था
किसको दिया गया? to ourselves. टू आवर सेल्फ, खुद को समर्पित। आत्मसमर्पित, हमें अपने खुद को दिया हम लोगों ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आत्मसमर्पित। ठीक है ना, गलत तो नहीं होगा? अच्छा, अब ये बताइए कि 26 नवंबर को तो भाई ये हो गया साइन, लेकिन हम लोग मनाते 26 जनवरी को है अपना रिपब्लिक डे। जी जी 2 महीने लगा दिया उन्होंने, लटका दिया इस चीज को, क्यों? Sir, ऐसा- क्योंकि since 1930 we are celebrating our freedom on 26 January, तो उसी को वैल्यू करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से इम्प्लीमेंट किया सर। थोड़ा और अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि क्यों मनाते थे 26 जनवरी को, आजादी का दिवस किस लिए बनाना शुरू किया, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? लाहौर हाँ। अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी और इसलिए ये डेट वहीं से इससे पहले- मार्केबल हो गई। इससे पहले कुछ और बताना चाहेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया कि उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू कर दिया? कुछ याद आ रहा हो, कुछ सुना हो वीडियो में हमारे द्वारा कुछ? लंबा फिर से सुनवाओगे यार? नहीं सर, एक्चुअली याद है वो, लेकिन तो जिसमें मोतीलाल नेहरू के हाँ, अध्यक्ष नेहरू हुए थे, रिपोर्ट। जिसमें वो सभा जी नेहरू वो रिपोर्ट। उस अब यहीं जी, से मैं तो जो उस टाइम यहीं से मैं चीज और जोड़ूं, नेहरू रिपोर्ट ही क्यों आई थी? मैं आपको और घसीट के ले जा रहा हूँ पीछे, आपस में सब इंटरकनेक्ट कराते ले जा रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली सर गवर्नमेंट और इंडिया एक्ट जो था हाँ, और कौन सा? उसमें सर 1935 नहीं, गलत। नहीं, उससे पहले 1909 वाला 1900 गलत। 1909 वाला। उसके बाद सर 1919 साइमन कमीशन आया। सुनिए 1900 अरे सुनिए, जी आपको करेक्ट कर दूं ना, जी क्या फालतू में गलत हो जाएगा तो फायदा क्या, पर्पस क्या जी रह गया फिर? जी 1909 में जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी एक्ट 1919 भी कहते हैं, उसमें जी यह था कि किस तरह से इलेक्शंस होंगे, किस तरह से सरकार काम करेगी। उसमें एक पॉइंट हम्म। यह था कि हर 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, रिव्यू किया कि जाएगा भाई जी। कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो अब 1919 के हिसाब से 1919 के बाद 1929 में 1929 में इसको रिव्यू होना था। हाँ, ठीक है, जी 27 में कर लिया उन्होंने। हाँ, अब 27 में क्यों किया ये समझना पड़ेगा, जी क्यों किया? क्योंकि सर 27 में पहले रिव्यू इसलिए कर लिया क्योंकि ब्रिटेन में जो सरकार थी, जो कि कंजर्वेटिव सरकार थी, उसको लगता था कि दो तरह की सरकार थे, कंजर्वेटिव और लिबरल होते हैं, लेबर पार्टी। ठीक है, जैसे इंडिया में लेबर पार्टी आएगी बीजेपी, तो वो सपोर्ट हाँ, करेगी। इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है, तो जो कंजर्वेटिव है यानी कि बीजेपी समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लेबर है वाले वो है उनका कांग्रेस। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगता था कि लेबर पार्टी वाले, इनको बड़ी सिंपैथी है इंडियन से, और उनको लग रहा था कि हो सकता है इलेक्शन हार जाए। 1926-27 की बात है, उनको लगता था कि हम इलेक्शन हार जाएंगे और नेक्स्ट पार्टी जो आएगी वो लेबर पार्टी आएगी, और लेबर पार्टी बहुत संभव है ऐसे कुछ चीजें इंडिया को दे दे जो ये लोग पसंद नहीं करते देने के लिए, कंजर्वेटिव वाले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि प्रीपोन कर लिया, मतलब कि जो कमीशन 29 में आना था उसको 27 में बुला लिया, और इस कमीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, साइमन साहब आए, इनका काम क्या था? इनका काम था कि हम वो जो भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी चीज हुई है, उसको रिव्यू करना। लेकिन इसका विरोध होने लगा। क्यों होने लगा विरोध? विरोध क्यों होने लगा? क्योंकि सर इसमें इंडियंस नहीं थे सर, इसमें इंडियंस नहीं थे। ठीक है, सारे गोरे लगता है, और इंडियंस बोल रहे थे कि भाई अगर रिव्यू करना है तो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू जान लो। ठीक है, कम से कम एक आधा मेंबर तो डालो उसके अंदर, है ना? तो अब इसमें काफी विरोध किया, और इसके बाद चिढ़कर अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा है, आप इतना विरोध कर रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो आप लोग, तो ऐसा करो कि आप कुछ ऐसा संविधान, ऐसा कुछ प्रपोजल लेकर आओ जो कि सभी पार्टियों द्वारा सर्वमान्य हो। क्योंकि उस समय कांग्रेस अलग बोल रही थी, अपना मुस्लिम लीग अलग बोल रही थी, ठीक है, सबका अपना अलग अलग चलता था, फंडा चलता था। तो कांग्रेस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो हम कर लेते हैं और हम लेकर आएंगे। तो फिर कांग्रेस ने एक सर्व पार्टी एक मीटिंग बुलाई, और सभी पार्टी के मेंबर्स को इंक्लूड करते हुए मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में उनको एक टीम बनी, जिसने कुछ रिपोर्ट जारी की, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। याद रखिएगा, 1928।
अब कांग्रेस ने तो भाई अपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, चैलेंज प्रूव भी कर दिया, ऐसी चीज बना दी जो कि सबको एक्सेप्टेड थी, ठीक है। लेकिन ये अब मानने को तैयार नहीं है लोग, अंग्रेज लोग ये कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस ने इनको 1 साल का समय दिया, 1929 में पूरा 1 साल का समय दिया कि भाई अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब लागू कर दो। ये अंग्रेज लोग लागू नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर आपने 1929 में इसको लागू नहीं किया तो फिर हमारी जो मांग होगी ना वो डोमिनियन स्टेटस की नहीं होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होगी, ठीक है। तो जब 1929 निकल गया, 31 दिसंबर को निकल गया, तब यह फैसला किया गया कि ऐसा है, जनवरी का जो चौथा संडे होगा, ठीक है, जो कि 26 जनवरी को पड़ रहा था, उस दिन हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपना इंडिपेंडेंस दिवस मनाएंगे। और उस दिन से 1930 से 26 जनवरी 1930 से हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस हमारा बनना शुरू हो गया और अगले 17 साल तक वो मनाते चले गए, ठीक है। लेकिन जब 1947 में आए तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने उन्होंने अपना पर्सनल अचीवमेंट के चक्कर में इंडिया को आजाद कर दिया 15 अगस्त को। अब इंडिया आजाद हो गया 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी क्या करें, क्योंकि उस समय तक एक थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी इंडियंस के अंदर 26 तारीख बहुत घर कर चुकी थी कि उस तारीख की इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो इंडिया ने कहा कि ऐसा है कि फिर इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। उस दिन से लागू हो गया हमारा संविधान, ठीक है। ये पूरी आपकी कहानी है हिस्ट्री और पॉलिटी मिलाकर। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ समस्या, कुछ नहीं सर, ठीक है ना। चलिए सर एक्चुअली हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना, तो इसलिए उसके फैक्ट्स याद नहीं है। मतलब उसको नॉलेज में नहीं है। सुनते जाओ कहानियां सुनती जाओ, होती है जाएगी तैयार सब याद, ठीक है। अब तो आ गया, अब आ गया ना कि नहीं आया, है ना, आ गया। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब कुछ और है। यह मुख्य प्रेम्बल जो है मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं को उल्लेखित करती है। सोर्स ये पढ़ चुके हैं हम लोग, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मैं देखता हूँ जो चीज तुमने पूछी नहीं मैं वही डिस्कस करता हूँ बस आपसे। चलिए अब हमने प्रेम्बल पूरा खत्म कर दिया। अब प्रेम्बल के ऊपर कुछ विवाद भी हुए हैं, ठीक है, कुछ समस्याएं भी है, मारकाट भी बची है। 2 केसेस ऐसे आते हैं जो प्रेम्बल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कौन कौन से 2 केसेस हैं कोर्ट केस? सर एक बेरूबारी थाना केस है, हाँ, और एक केशव नंदा भारती केस। तो मुझे पहले स्टार्ट कीजिए, बेरूबारी से स्टार्ट कीजिए आप। क्या है बेरूबारी? एक्चुअली सर बेरूबारी केस बांग्लादेश और भारत की सीमा पे लगता हुआ एक केस है। क्या था उसमें? जिसमें कि अदालत ने प्रेम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना था, ठीक है। उस केस में जो निर्णय दिया गया था और उसमें कहा था कि ये अदालत के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अच्छा ठीक है। और कुछ कहना चाहेगा कोई इसके अंदर? ऐसा क्या हो गया था? और कुछ थोड़ा सा इसका और मतलब उसके लिए आप न्यायालय में वाद दाखिल नहीं कर सकते कि उसको लागू कराया जाए। चलिए और कुछ कहानी सुनाना चाहे इसके ऊपर कि ऐसा हुआ क्या था? बेरूबारी केस की नौबती क्या पड़ गई? सर इसमें जो थाना के जो बाउंड्री थी उसके अनुसार सीमा कर दी गई थी। ठीक है, थाना के अकॉर्डिंग सीमा कर दी गई थी, तो उससे क्या हुआ था? हेलो, हाँ हाँ सर एक्चुअल में सर यहाँ पे एक गांव था सर, उस गांव। हेलो, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ जी, बताइए। चलिए नहीं, चलिए मैं देखिए अब यार वीडियो देखते नहीं तो इसलिए आपको। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ प्रियम। हाँ सर बेरूबारी थाना केस जो है सर, उसमें ये हुआ था कि माउंट क्रिप्स ब्रिटेन जो थे उन्होंने क्रिप्स जो थे, रेड क्लिफ सर जो, हाँ सॉरी सर, रेड क्लिफ जो थे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के हिसाब से। ठीक है, पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के हिसाब से बांटे, जिस कारण ये हुआ कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्लिप्स जो थे, जो कुछ इनक्लेव्स वो कुछ इंडिया में रह गए और कुछ पाकिस्तान में रह गए, जिसके कारण विवाद की स्थिति हुई। बेरूबारी थाना केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द संविधान का पार्ट नहीं माना गया। चलिए अभी थोड़ा सा बताता हूँ, तुम सही बोली लेकिन थोड़ा बीच में खा गई तुम। देखो ऐसा है भैया, देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री
करनी थी 1947 में, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी दी गई सर रेडक्लिफ को। सर रेडक्लिफ जो थे उनको बुलाया गया, क्योंकि बाकी लोग तो तैयार नहीं थे आने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी हिंदुस्तान में, और जो अंग्रेज लोग थे कहते यार इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। तो रेडक्लिफ साहब को किसी तरह मजबूरी में भेज दिया गया कि जाओ भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बना लो। रेडक्लिफ साहब आए। उससे पहले रेडक्लिफ साहब हिंदुस्तान कभी आए ही नहीं थे, उन्होंने देखा ही नहीं था कि इंडिया क्या है, पता ही नहीं था कि इंडिया किस तरह से होता है, ठीक है। ये पहुंचे, इनके सामने मैप रखा गया, ठीक है। अब ये अलग बात है कि 15 अगस्त 1947 तक भी उनके पास मैप नहीं था। मतलब जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे हिस्से, जो हमारा बंगाल और पंजाब के हिस्से, कई ऐसे जगह थी जहां पर पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा। और जब ये बंटवारा हुआ बाद में, ठीक है, तो हड़बड़ी में बहुत सारी जो जनसंख्या है वो ट्रेवल एक साथ की। मान लो पाकिस्तान से में जो हिंदू और सिख थे वो इंडिया की तरफ मूव किए, और इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव किए। अब रास्ता एक ही है, दोनों कम्युनिटी जा रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ कि फिर बहुत ज्यादा वहां पर माहौल खराब हो गया और बहुत ज्यादा दंगे फैले। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ा ब्लंडर रहा है ये, ठीक है। अगर पहले से क्लियर होता कि भाई ये जो इलाका है गुरदासपुर यहाँ रहेगा, लाहौर वहां जाएगा, क्योंकि पहले लाहौर भी हिंदुस्तान में आने का था इसमें, ठीक है। इसमें फिर बताऊंगा कभी कि क्या क्या था उसके अंदर। तो ये रहा। तो अब जो उन्होंने एक अपना फैसला किया कि ऐसा है कि बाउंड्री जो होगी वो थाने के रूप में होगी, थाना की जो बाउंड्री होती है उस बिहाफ में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो थाना जहां जहां बाउंड्री में आता था वहां वैसा कर दिया। अब जो ईस्ट पाकिस्तान है, यानी जो आज का बांग्लादेश है, और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, वहां पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे एनक्लेव्स कह लो, छोटे छोटे इलाके कह लो, जो कि एक्चुअली में इंडिया में होने चाहिए थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो पाकिस्तान में होने चाहिए थे वो इंडिया में आ गए, ठीक है। छोटे छोटे जहां पे मतलब कह लो कि 10 गांव, 15 गांव, 25 घर का एक गांव, तो क्योंकि बाउंड्री ठीक से बन नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जैक्ट ढंग से हुआ नहीं था। तो ऐसे एनक्लेव से 200-300 एनक्लेव थे छोटे छोटे। तो पाकिस्तान और इंडिया ने कहा कि ऐसा है यार, इनको आपस में हम लोग, जो इलाका कुछ आपका है वो आप ले लो, हमारा लगा हमें दे दो। तो इंडिया गवर्नमेंट राजी हो गई, लेकिन राजी जैसे ही राजी हुई ये मैटर चला गया कोर्ट में, क्योंकि बोला गया कि ऐसा है भाई, आप किसी भी तरह से आप हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते आप, ठीक है। आप कोई सा हिस्सा भी नहीं दे सकते, चाहे कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो उसमें। तो ये इसी केस बेरूबारी केस माना जाता है, बेरूबारी थाना केस 1960 का। और इसी जजमेंट के अंदर कुछ और जजमेंट भी आए, एक ही केस के अंदर कई तरह के जजमेंट आते हैं। तो पहले तो इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई अगर सरकार को कुछ अपना हिस्सा देना है, मतलब गवर्नमेंट अगर देश का कोई जमीन का टुकड़ा किसी को देगी तो वो संविधान संशोधन करके दे सकती है। और साथ में इन्होंने ये बोला कि भाई जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। और बस ये ऐसा कि जहां पर कहीं कुछ अगर क्लियर ना हो रहा हो मैटर, संविधान में कुछ मैटर, कुछ चीजें क्लियर ना हो रही, तो उस रेफरेंस के लिए हम खाली प्रियम्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका कोई और ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग बेरूबारी थाना केस 1960 का। लेकिन दूसरा केस फिर आया 1973 का, केशवनंदा भारती केस। अब एक केशवनंदा भारती केस का क्या था बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। केशवनंदा भारती केस क्या था? सर जब कर्नाटका में लैंड रिफॉर्म हो रहा था तो उस ड्यूरेशन में केरल सॉरी केरल सॉरी, तो उस ड्यूरेशन में सर कैसा था, जो वीकर सेक्शन था उसको लैंड मठ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मींस मठ की जो लैंड थी वो वीकर सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैटर जस्ट गोज टू द कोर्ट एंड ड्यू टू दैट इट वाज मतलब वहां से एक वर्डिक्ट आया कि प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मतलब माना जाएगा और उसमें मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होगा सर उसमें। और कोई कहना चाहेगा? किस तरह तो आपने बताया, लेकिन बहुत बीच में गड़बड़ कर दिया आपने नहीं हो पाया। देखिए लैंड सीलिंग होती है ना भाई, हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोगों के पास, मतलब थोड़े से लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तो जो केरल की सरकार थी, उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी जमीनें मंदिरों के पास हैं, मस्जिदों के पास है, चर्च के पास है, वो जमीन सरकार एक्वायर करेगी
और उसको गरीबों में बांट देगी। ठीक है, अब जो ये मठ थे वहां पर, केरल के मठ थे, उनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, तो जैसे सरकार ने लिया तो ये चले गए कोर्ट में और उनको लीडरशिप दी थी केशवानंद भारती ने। ठीक है, तो कि भाई हम ये जमीन हमारी है और ये हम जमीन नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर बहुत कहते हैं ना बड़ा एक मसला हो गया और बहुत बड़ी बेंच, शायद 13 जजों की बेंच जो थी वो बैठी थी। ठीक है, और उसने कई तरह के जजमेंट दिए जो अलग अलग टाइम पे हमें बहुत मतलब अलग अलग रेफरेंस हम देते हैं। प्रियम्बल के हिसाब से बात करते हैं तो प्रियम्बल ने पहला तो काम ये बोला कि भाई जो प्रियम्बल के बारे में यह है कि कोर्ट ने बोला कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। इससे पहले जो बेरुवारी ने क्या बोला था कि नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक ही प्रकार का केस आया हुआ है, ठीक है, तो जो लेटेस्ट वर्डिक्ट होता है, जो लेटेस्ट कोर्ट का जजमेंट होता है और ज्यादा बेंच के साथ होता है, उसी को ही माना जाता है। ठीक है, उसको ही माना जाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है? केशवानंद भारती केस, और ज्यादा जजों वाला भी है, तो यही जो जजमेंट नहीं देंगे तो वही चल रहा होगा। तो हमेशा से जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जजमेंट, एक ही टॉपिक के ऊपर अपने जजमेंट बदलती रहती है। ठीक है, अपनी जजमेंट बदलती रहती है। ठीक है, तो अब एक केशवानंद भारती केस में ये बोला कि भाई उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, और उद्देशिका में अगर आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन कोर्ट ने नहीं दी, लेकिन बाद में जो जजमेंट्स आए, समझदार लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठे, उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मूलभूत चीज जो देश के लिए जरूरी है। जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को हम सोचते हैं तो कुछ बेसिक चीजें इंडिया की होती हैं, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है बेसिक है, डेमोक्रेसी हो गया, तो ये सब बेसिक है। आप ऐसी चीज कुछ नहीं कर सकते जो इन चीजों का हनन कर रही हो, तो कुछ भी चेंज करो, बट इन बातों को ध्यान रख करो कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये था। और एक चीज और बोली कि भाई ये जो उद्देशिका है ना, ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब क्या है कि उद्देशिका में जो लिखा हुआ है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते आप। जैसे उसमें लिखा है कि इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, तो एक आप खड़े होकर नहीं बोल सकते कि यार मुझे तो मिल ही नहीं रहा पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एक चीज और है नॉन जस्टिसेबल, न्याय योग्य नहीं है। कौन सी चीज है संविधान के अंदर जो जस्टिसेबल नहीं है? डीपीएस भी जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल है? जस्टिसेबल क्यों? क्योंकि आप जा सकते हैं, आप कोर्ट में आ सकते हैं इसके लिए। अगर कोई हनन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा रहा मैटर आपका केशवानंद भारती के लिए। ठीक है, अभी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसको ढंग से पढ़िया करो, पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ के आया करो आप लोग यार। वीडियो भी नहीं देखते हो, पढ़ के भी नहीं आते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा, ये मैटर सॉल्व हो गया? ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए कुछ फैक्ट्स है। हिदायतुल्लाह साहब जो है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला है संविधान की मूल आत्मा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 22 सर। 32 याद रखो। ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अच्छा एक और स्टेटमेंट आता है, पीसीएस में सवाल पूछे आते हैं कि भाई ये एक केएम मुंशी साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि जो ये प्रियम्बल है एक राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछते हैं पीसीएस में, सवाल आता है इस तरह की, भाई ये फला चीज किसने बोल दी, फला चीज किसने बोल दी। तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो कोई बोले कि राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, तो केएम मुंशी साहब ने उन्होंने कहा था ये। ठीक है, बाकी तो हो गया, ये सब पढ़ा दिया खत्म ही करते पूरा, लगभग खत्म हो गया। एक एसआर मुंबई केस आता है, उसमें बोला कि जो सेक्युलरिज्म है, ये मैच द फॉलोइंग में सवाल कई बार आता है। एसआर बोमई केस में कर्नाटक के ये सीएम रहे एसआर बोमई,
तो उन्होंने केस, तो उसमें था कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान। एक काम करो आप मेरे कुक बन जाओ, मेरी टाइमिंग की दिक्कत हो रही है ना, तो इसलिए घरेलू बातें बाद में करो भैया, पहले पढ़ लो। अच्छा, 26 नवंबर को ना क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को लॉर्ड डे। लॉर्ड है, विधि दिवस, ठीक है। अच्छा, एक किसी ने कहा था भारत के संविधान को किसने कहा था कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, मतलब कि बहुत ज्यादा वास्ट है ये सब सवाल आ चुके हैं। एक एक्सपर्ट थे उस समय के, सर आइवर जेनिंग्स ने उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान का जो वो है संविधान जो है ये बहुत विस्तृत है, डिटेल में। एक बात और भी इसमें पता, इंडिया जब देश आजाद हुआ तो इंडिया के पास बहुत सारे वकील थे, मतलब, और अच्छा खासा काम कर रहे थे। वही अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी देश जो उस समय इंडिया के साथ आजाद हुए, तो वहां पर वकीलों की संख्या काफी कम रही है। अंग्रेज कुछ मामलों में अपने जो बाकी जैसे जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन कंट्रीज से बेटर थे, क्योंकि अंग्रेजों ने, ठीक है, शोषण सब करना चाहते थे, लेकिन अगर बुरे में भी कम कौन बुरा है, तो उसमें अंग्रेज थोड़े कम बुरे रहे, क्योंकि इन्होंने सिस्टम देने की कोशिश की है हमारे देश में, ठीक है। और यही कारण था कि इंग्लिश एजुकेशन वगैरह आई यहाँ पर, और थोड़ा सा इस चीजों का बढ़ावा रहा, जो बाद में इंडिया को काफी फायदा हुआ इस चीज का। अब यही आप समझ लीजिए कि जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे वकील थे, मतलब कहा जाता है कि हिंदुस्तान की संविधान सभा वकीलों की संविधान सभा है, मतलब मैक्सिमम लोग वकील थे उसमें। बहुत टेक्निकल है, कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत टेक्निकल है, आम आदमी के लिए नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा वो, ठीक है। वहीं पे फ्रांस जब कॉन्गो को छोड़कर गया, कॉन्गो अफ्रीका में कंट्री है, कॉन्गो को छोड़कर गया फ्रांस, तो वहां पर पूरे फ्रांस में सिर्फ एक डॉक्टर था वहां पर। अब समझो कि ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर हो, उस देश की क्या हालत हुई होगी। अभी तक वहां पे हालत खराब है, अभी तक सुधर नहीं पाया। तो कुछ तो सिस्टम अंग्रेज दे के गए, इसको तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि काफी नुकसान उन्होंने बहुत किया हमारा, लेकिन सिस्टम कुछ देने की कोशिश की है, और उसका एक फायदा हम अपने संविधान में देखते हैं, जो काफी टेक्निकली स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि बनाने वाले जो थे वो टेक्निकली काफी साउंड माइंडेड के थे, काफी अच्छे, उनको पता था कि क्या था, कि वकील लोग बना रहे थे, इसलिए लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखा जा रहा था, ज्यादा इसमें उतनी गलतियां नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ओरिजिनल संविधान जो है, अब खत्म करने से पहले, कितने आर्टिकल्स थे इसके अंदर? 395। कितने पार्ट थे? 22। और कितने 22 पार्ट थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, बस, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, आज का खत्म, अब टाइम भी खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। बाकी कल हम आगे पढ़ के आएंगे इसमें से, ठीक है, चलिए।